हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPR मैनेजमेंट के नए टॉपिक के साथ मैं आज फिर आई हूँ, जिसका नाम है आज मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट, विपणन एवं विपणन प्रबंधन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो इसका पहले परिचय। विपणन प्रबंधन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। वर्तमान में इसकी आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई है। प्रतिस्पर्धा कम होने के कारण प्राचीन काल में निर्माताओं को विपणन की आवश्यकता प्रायः न्यूनतम थी। निर्माता जो उत्पाद तैयार करता है वह व्यापार बाजार में लाता है तथा लोग उसे खरीदते हैं, किंतु अब समय परिवर्तन हो चुका है। प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ गई है, जिसके कारण से उपभोक्ता के पास कई विकल्प उपलब्ध हैं। इसलिए निर्माताओं को प्रचार प्रसार और उत्पाद का आकर्षण बनाने के लिए आवश्यक निरंतर तीव्रता हो रही है। तीव्र हो गई है, आवश्यकता बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि आकर्षण बढ़ाना है, जिनमें विपणन निस्संदेह का अमूल्य योगदान है। तो हमारे विपणन का किसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। अब आते हैं बाजार क्या होता है, मार्केट क्या है। बाजार को दो रूपों से वर्णित किया जा सकता है। सामान्य रूपों में से यह वह स्थान होता है जहाँ पर माल या सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। वह स्थान जहाँ पर किसी भी सामान का, सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, बाजार कहा जाता है। इस तरह से व्यावसायिक रूप से वह स्थान जहाँ पर व्यापार में होने वाली समस्त गतिविधियों का परिणाम प्राप्त होता है। यहाँ सभी खरीददाता एवं विक्रेता, ग्राहक, उपभोक्ता, व्यापारी, पुनः विक्रेता, थोक विक्रेता के विचार क्षेत्र और कार्य क्षेत्र का कुल योग उपलब्ध होता है। उसे क्या कहा जाता है, बाजार कहा जाता है। विपणन का आशय क्या होता है, तो हमारे जैसा कि विदित है कि आज के चुनौतीपूर्ण समय में निर्माता अपनी इच्छा अनुसार उत्पादन कर लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। उसे जनता की मांग एवं आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन करना ही आवश्यक होता है। अतः विपणन वस्तुतः क्रय विक्रय की प्रक्रिया तक सीमित नहीं है। इसमें उत्पादन, पैकेजिंग, डिज़ाइन तथा अन्य तत्व भी शामिल होते हैं, जो उत्पाद एवं सेवाओं को अलग और आकर्षित बनाते हैं। पहले आते हैं हमारे अमेरिकी मार्केटिंग एसोसिएशन के मतानुसार, कुछ मत दिए गए हैं कि बाजार क्या होता है या फिर विपणन क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार, विपणन उन व्यावसायिक क्रियाओं का निष्पादन करता है। ये क्या है, यह व्यावसायिक क्रियाएं हैं। क्या करता है विपणन, उन व्यावसायिक क्रियाओं का निष्पादन करता है जो उत्पादक हमारे जो प्रोड्यूसर हैं और उपभोक्ता कंज्यूमर के बीच में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह का निर्माण करता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे विपणन कहा जाता है। एक ऐसा माध्यम है जो कि किसी भी कंपनी से कोई सामान लेकर किसको दे रहा है, उपभोक्ता तक पहुंचा रहा है, प्रवाह बना रहा है। उसे क्या कहा जाता है, विपणन कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया है, यह अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा कहा गया है। फिलिप कोटलर के कथानुसार विपणन वह मानवीय क्रिया होती है। विपणन क्या है, वह मानवीय क्रिया है। इन्होंने क्या कहा था कोटलर ने, यह मानवीय क्रिया है जो कि विनिमय प्रक्रियाओं के द्वारा आवश्यकता और इच्छाओं को संतुष्टि के लिए की जाती है। इसका प्रयोग क्या करता है यह विनिमय, तो प्रक्रियाओं के द्वारा, जो विपणन की प्रक्रियाएं हैं उनके द्वारा आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि की जाती है। उसे क्या कहा जाता है, विपणन कहा जाता है। किसने कहा था, फिलिप कोटलर ने कहा था। हमें ठंड लग रही है, कोट चाहिए, हमें आवश्यकता है, आप ला के दे दो या संतुष्टि हो जाएगी, तो ये क्या है, हमारा विनिमय या फिर विपणन होता है। या फिर हमारी कंपनी है जो कोट बनाती है, वो उसको पता चल जाए कि इनको ज़रूरत है तो वो हमें बेच देगी, हम उसको पैसे दे देंगे। तो ये क्या होती है कि जब हमें आवश्यकता होती है तो हमारी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए जो मार्ग होता है, मानवीय क्रिया है, उसे क्या कहा जाता है, विपणन कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हेंसन के विचारों के अनुसार, विपणन उपभोक्ता की आवश्यकताओं को खोजना और उनको वस्तुएं एवं सेवाओं में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, विपणन कहलाता है। किसने कहा था, हेंसन ने कहा था कि जो उपभोक्ता हैं उनकी आवश्यकता उसको कुछ चाहिए है तो उसको खोजो पहले, फिर उनकी आवश्यकता को क्या कर दो, वस्तुओं और सेवाओं में परिवर्तित कर दो। ये करना क्या कहलाता है, विपणन कहलाता है। तीसरे आते हैं विलियम जे स्टेनटन। इन्होंने कहा था, विपणन उन समस्त आपसी प्रभावकारी व्यावसायिक क्रियाओं की संपूर्ण प्रणाली होती है जो विद्यमान एवं भावी ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले उत्पादों और सेवाओं का नियोजन करती है, उनका मूल्य निर्धारित करती है, प्रचार प्रसार करती है और वितरण करने के लिए किया जाता है। तो हमारा जो कौन थे,
विलियम जे स्टेंटन थे। इन्होंने कहा था कि विपणन क्या है, उन समस्त आपसी प्रभावकारी व्यावसायिक क्रियाएं हैं। मतलब विपणन मतलब मार्केटिंग क्या है, यह एक व्यावसायिक क्रियाएं होती हैं जिसमें जो विद्यमान और भावी ग्राहक की आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है और जो उत्पाद होते हैं, सेवाएं होते हैं, उनका नियोजन करता है, उनका मूल्य निर्धारित करता है, प्रचार प्रसार करता है और उनका वितरण करता है। ये सब क्या होते हैं, विपणन के अंतर्गत आते हैं। किसने कहा था, विलियम जे स्टेंटनर के द्वारा कहा गया था। देखो 3 प्रमुख विचारक आए हैं। पहले आए हैं कौन, मतलब पहले दी गई थी अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा परिभाषा की विपणन क्या है, तो जो उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को नियमन करता है उसे मार्केटिंग कहा जाता है। फिर आते हैं फ्लिप फोटलर के अनुसार, इन्होंने कहा था कि यह मानवीय क्रिया है जो विनिमय प्रक्रियाओं के द्वारा आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि करता है, उसे क्या कहा जाता है, मार्केटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे हैंसन, इन्होंने कहा था कि जो मार्केटिंग है वह क्या है, उपभोक्ताओं की आवश्यकता को खोजना, उनको वस्तुओं और सेवा में परिवर्तित करना, वो क्या होता है, विपणन या फिर मार्केटिंग होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे विलियम जे स्टेटनर के अनुसार, इन्होंने कहा था कि विपणन उन समस्त व्यावसायिक प्रक्रियाएं हैं जिनमें जो संपूर्ण प्रणाली है इसमें विद्यमान भावी ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है, उत्पादों और सेवाओं का नियोजन किया जाता है, उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है, उनका प्रचार प्रसार किया जाता है और उनका वितरण किया जाता है, वो क्या आता है, विपणन प्रक्रिया कहलाती है। अब आते हैं विपणन की विशेषताएं क्या क्या हैं। उपरोक्त परिभाषा से विपणन के कुछ महत्वपूर्ण तत्व पता होते हैं जो कि विस्तृत रूप से समझाना नितांत आवश्यक है। पहली क्या होती है, अपेक्षा और आवश्यकता, उत्पाद का सृजन करना, ग्राहकों के योग्य मूल्य निर्धारित करना, विनियमन पद्धति स्थापित करना, ये सब हमारे क्या होते हैं, विपणन की विशेषताएं होती हैं। क्या क्या होती हैं, पहला होता है अपेक्षा एवं आवश्यकता। विपणन व्यक्तिगत समूह की जरूरतें और मांगों को हासिल करने के लिए किया जाता है। तो ये क्या होता है, व्यक्तिगत समूहों की जरूरत और मांग को हासिल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसका विपणन का। फिर आते हैं उत्पाद का सृजन करना, निर्माताओं को ऐसे उत्पाद और सेवाओं का निर्माण करना चाहिए जिनका बाजार में कोई मूल्य होता है, मतलब ऐसे कोई भी सेवाएं या फिर उत्पाद का सृजन करना जिनका बाजार में कोई मूल्य है, उन्हें क्या कहा जाता है, विपणन कहा जाता है। अब आते हैं ग्राहकों के योग्य मूल्य, तो बाजार में पेश की जाने वाली सेवाएं और वस्तुओं पर ध्यान देना ताकि वह ग्राहक के लिए मूल्यवान साबित हो सके, मतलब किसी को व्यक्ति को जो ज़रूरत है उसकी वस्तु की उपलब्धता उसको करा देना, मतलब क्या करना, उसके लिए मूल्यवान हो जाएगी तो वह उसके लिए उसको ध्यान देना ताकि जो ग्राहक है उसको क्या चाहिए, उसको किस वस्तु की आवश्यकता है, किस सेवा की आवश्यकता है, उस पर ध्यान देना ताकि जो ग्राहक होते हैं उनके लिए मूल्यवान साबित हो सकें। फिर आता है विनिमय पद्धति, ऐसी क्रियाओं का संचालन करना होता है जिसमें क्रय विक्रय द्वारा धनार्जन किया जाता है। मतलब हमारा क्या है, विनिमय पद्धति चली भैया, ऐसे हम फ्री में दे देंगे उनको सेवाएं या कार, नहीं भैया पैसे भी लेंगे, तो क्रय विक्रय द्वारा इसका धनार्जन किया जाता है। अब आते हैं हमारे विपणन के कार्य क्या क्या होते हैं। तो विपणन के कार्यों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है विनिमय संबंधित कार्य, मतलब हम लेन देन खरीदेंगे, एक खरीदना, एकत्रित करना, बेचना और बांटना, ये होते हैं क्या, विनिमय के अंतर्गत, मतलब लेना देना आता है। फिर आता है भौतिक आपूर्ति संबंधित कार्य, क्या करते हैं, ये भौतिक आपूर्ति को देते हैं, जैसे कि हमारा परिवहन, भंडारण और गोदाम, ये क्या होते हैं, भौतिक आपूर्ति को देते हैं। फिर आती है सुविधा संबंधित कार्य, यह क्या करता है, अनुसंधान करता है, उत्पाद योजना एवं विकास करता है, मानकीकरण और ग्रेडिंग करता है, पैकेजिंग करता है, ब्रांडिंग करता है, प्रचार करता है, मूल्य निर्धारण करता है और वित्त पोषित करता है। ये सब हमारे कार्य किसके अंतर्गत आते हैं, सुविधा संबंधित कार्य होते हैं। हमारे विपणन के कार्य कितने होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला विनिमय किया जाएगा, मतलब खरीदना बेचना होगा, एकत्रित करना और बांटना होगा। फिर आते हैं भौतिक आपूर्ति करना, मतलब उनका परिवहन करते हैं, भंडारण गोदाम वगैरह देंगे। फिर आते हैं सुविधाओं से संबंधित कार्य, मतलब इसमें हम सुविधा देंगे, अनुसंधान करेंगे, उत्पाद योजना बनाएंगे, विकास करेंगे, मानकीकरण करेंगे, ग्रेडिंग देंगे, पैकेजिंग करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, प्रचार प्रसार, मूल्य निर्धारण करेंगे और वित्त पोषित करेंगे। ये सब कार्य किसके अंतर्गत आते हैं, सुविधा संबंधित कार्य होते हैं। अब आते हैं विपणन के कार्य जिनको हम अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। उत्पाद का क्रय विक्रय कर उपभोक्ता को संतुष्ट करना तथा संस्थानों के लक्ष्यों को प्राप्त करना ही विपणन का मूल्य कार्य होता है, ताकि व्यवसाय को आशातीत लाभ हो सके, मतलब भविष्य में लाभ हो। और इस कार्य को निम्न 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो जो ये कार्य है विपणन का, उसको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, 3 कार्यों में बांटा गया है। तो उन्हें देख ली, विपणन मतलब इसमें विनिमय, भौतिक और सेवाओं का आदान प्रदान। तो पहला कौन सा था, विनिमय क्रिया। इसमें क्या होते हैं, ये वे सभी तत्व इन क्रियाओं में शामिल किए जाते हैं जो विक्रेता और उपभोक्ताओं
के स्वामित्व का हस्तांतरण करते हैं। मतलब कोई भी सामान है, सेवा है, विक्रेता से उपभोक्ता के स्वामित्व का हस्तांतरण करते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? विनिमय क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है? खरीदना और संयोजन करना। इसमें क्या होता है? खरीदना और संयोजन करना। खरीदने का अर्थ होता है कच्चे माल को खरीद कर इसे तैयार माल में परिवर्तित करके बाजार में पुनः बेचने के लिए भेजा जाता है या फिर विक्रय के लिए भेजा जाता है। संयोजन वह प्रक्रिया होती है जो माल के खरीदे जाने के बाद प्रारंभ होती है। मतलब संयोजन क्या होता है? माल खरीद लिया, उसके बाद हम प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। इसमें अलग अलग विक्रेताओं से माल खरीदा जाता है, उसे एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है, वो क्या होता है? संयोजन कहलाता है। फिर आता है विक्रय एवं विभाजन। विक्रय का तात्पर्य उस क्रिया से होता है जिसका प्रभाव से लाकर व्यवसाय अपने लक्ष्यों की पूर्ति करता है। जिसको प्रभाव में लाकर क्या करता है? कोई व्यवसाय अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है तथा उपभोक्ता को वस्तु और सेवाओं से खुश करता है। इसमें उपभोक्ता को खोजना, उनकी ज़रूरत और पसंद को समझना और उन्हें अपने उत्पाद को खरीदने के लिए तैयार करना जैसे कार्य शामिल होते हैं। एक उपभोक्ता को वह अपने उत्पाद विक्रय एवं विभाजन कई तरह से कर सकता है, जैसे प्रत्यक्ष कर सकता है, थोक विक्रेता कर सकता है, फुटकर विक्रेता के रूप में कर सकता है। अब आते हैं हमारी भौतिक आपूर्ति। इस प्रक्रिया में वे सभी भौतिक क्रियाविधि शामिल होती हैं जो कि विपणन में कार्य करती हैं। पहला आता है परिवहन करना। उत्पाद एवं सेवाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना एवं निर्माता से उपभोक्ता तक पहुंचाने जैसी भौतिक गतिविधियां इसके अंतर्गत आती हैं। वह सब परिवहन क्रियाएं कहलाती हैं। इसका मूल कार्य सही उत्पाद को सही समय पर सही उपभोक्ता तक पहुंचाना होता है। किसका? परिवहन करना का। फिर आता है भंडारण करना। उत्पाद का उत्पादन होने के उपरांत उसका तुरंत पूर्णतः विक्रय हो जाना संभव नहीं होता, अतः उसे ठीक से संचित करके उसका संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है ताकि वे आग, चोरी और अन्य प्रकार की हानि से बच सकें तथा बाजार में मांग होने पर उनका विक्रय हो सकता है। अब आती हैं हमारी सुविधाओं के लिए। पहला आता है अनुसंधान या फिर रिसर्च। उपभोक्ता को संतुष्ट एवं प्रसन्न करने के लिए उत्तम स्तर का उत्पादन होना जरूरी होता है। मतलब किसी भी उपभोक्ता को संतुष्ट करना है, खुश करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उच्चतम स्तर का उत्पादन करना पड़ेगा। अतः सही उत्पाद बनाने हेतु अनुसंधान करना भी आवश्यक होता है ताकि ग्राहक की ज़रूरतों और खर्चा क्षमता एवं अन्य उचित जानकारी प्राप्त हो सके। हम किसके अंतर्गत करते हैं? अनुसंधान के अंतर्गत करते हैं। उत्पाद योजना एवं विकास। प्रतिस्पर्धा के माहौल में स्वयं के उत्पाद को अलग एवं आकर्षक दिखाने के लिए जो क्रियाएं किया जाता है वे उत्पाद योजना और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं। इनमें उत्पाद की डिज़ाइन की जाती है, प्रदर्शन किया जाता है आदि इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। मानकीकरण एवं ग्रेडिंग। उत्पादन सदा इस प्रक्रिया से किया जाता है ताकि उत्पाद में एक रूपता और स्थिरता बनी रहे और उपभोक्ता उत्पाद की गुणवत्ता, कीमत और पैकेजिंग के प्रति आश्वस्त कर उन्हें खरीदना सुनिश्चित करे। ग्रेडिंग का अर्थ उत्पाद की गुणवत्ता, आकार, वजन आदि को वर्गीकृत करने की प्रक्रिया कहलाती है। किसके अंतर्गत आती है? ये सब आती है हमारे मानकीकरण और ग्रेडिंग से संबंधित होती है। नेक्स्ट आता है हमारा पैकेजिंग। इस उत्पाद को सुरक्षित रूप से उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उत्पाद के बारे में पैकेजिंग में कुछ जानकारी दी जाती है, जैसे उत्पादन की तिथि, इस्तेमाल का तरीका, कीमत, सामग्री, समाप्ति तिथि आदि पैकेजिंग के अंतर्गत रहती है। सही पैकेजिंग से उत्पाद का खराब होना, टूटना और बहने का खतरा कम हो जाता है। अब आती है हमारी ब्रांडिंग करना। कंपनी एक तरह के उत्पाद का बाजार में निर्माण करती हैं, अतः अपने उत्पाद की पहचान बढ़ाने के लिए ये कुछ बिंदुओं का प्रयोग करती हैं, जैसे कि नाम, डिज़ाइन, चिन्ह, प्रतीक, इन्हें ब्रांड कहा जाता है और इनका संचालन करना ब्रांडिंग कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, क्लोजअप है, ये सभी दंत मंजन के निर्माता हैं, किंतु विभिन्न नाम हैं, डिज़ाइन हैं और चिन्हों के द्वारा यह अलग अलग दिखाई देती हैं। अब आता है इसका प्रचार करना। ब्रांडिंग कर दी, अब हम क्या करेंगे? उसका प्रचार करेंगे। कंपनी द्वारा उत्पाद को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं उन्हें प्रचार कहा जाता है। प्रचार कई तरह के होते हैं, जैसे कि विज्ञापन के माध्यम से, दुकानदारों के माध्यम से, मौखिक प्रचार के माध्यम से एवं
इंटरनेट के माध्यम से हम प्रचार कर सकते हैं। अब आता है मूल्य का निर्धारण। उत्पाद एवं सेवाओं की कीमतों को निर्धारित किया जाता है किसमें? मूल्य निर्धारण में, जिससे धनराशि के रूप में हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। कभी भी उत्पाद की मांग उसकी कीमत पर आधारित होती है, मतलब कोई भी उत्पाद है उसकी कीमत है, उसकी जो मांग है उसकी कीमत पर आधारित होती है। जैसे कि उसकी मांग होगी वैसे ही उसकी कीमत होगी, और जैसे ही कीमत होगी वैसे ही उसकी मांग होगी। मतलब सस्ता होगा तो ज़्यादा खरीदा जाएगा, महंगा होगा तो थोड़ा कम खरीदेंगे। तो अधिक का निर्धारण तथा अधिक और लाभ का निर्धारण उसकी बिक्री मात्रा ही करती है। उसमें लाभ हो रहा है तो उसकी हम बिक्री मात्रा पर ही निर्धारित होता है। इसलिए सभी तत्वों का अध्ययन करके कीमतों का चुनाव किया जाता है। अब आता है हमारा वित्त पोषण। किसी भी व्यवसाय में कच्चे माल को खरीदने से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने की वित्त की आवश्यकता होती है। यह एक तरह के तेल की तरह काम करता है जो विपणन नामक वाहन के संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। कई स्रोत होते हैं जैसे इसके स्वामियों द्वारा निवेश करना, बैंकों, देनदारों से लिया जाता है, ऋण लिया जाता है, वित्तीय संस्थानों का प्रयोजन से भी हम इसको वित्त पोषित करवाते हैं। ये सब हमारे क्या थे? विपणन के प्रकार थे। अब आते हैं हमारे विपणन और विक्रय में अंतर क्या है। पहले अर्थ के आधार पर विपणन क्या है? एक ऐसी गतिविधि है जहां पर उत्पाद का संचार वस्तु विस्तृत एवं आदान प्रदान करने एवं ग्राहकों और समाज को समझते हुए क्रय विक्रय करने हेतु किया जाता है। इसमें क्या होता है? कोई भी वस्तु है, उत्पाद है, उसका उत्पाद का संचार हम कैसे करते हैं? वस्तु की विस्तृत एवं आदान प्रदान करने, ग्राहकों और समाज को समझते हुए क्रय विक्रय किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? विपणन कहा जाता है। विक्रय क्या होता है? विक्रय का आशय होता है केवल उत्पाद और सेवाओं के प्रचार तक ही सीमित होता है। मतलब विक्रय क्या है? मतलब हमने अपना सेवा या फिर जो हमारी उत्पाद है उसका प्रचार प्रसार कर दिया तो वो क्या है? विक्रय हो गया। लेकिन विपणन में ऐसा नहीं होता। इसमें हम अपने ग्राहक को समझते हैं, उत्पाद का संचार करते हैं, आदान प्रदान का अध्ययन करते हैं, ग्राहकों को, समाज को समझने के बाद हम क्रय विक्रय करते हैं तो वो क्या कहलाता है? विपणन कहलाता है। उद्देश्य क्या है? तो विपणन एक बड़े पैमाने पर किया जाने वाला प्रक्रिया होती है। जो हमारा विपणन है वह कैसी होती है? बड़े पैमाने पर की जाती है। इसका मूल मकसद उपभोक्ता को संतुष्ट कर लाभ अर्जित करना होता है। इसका मूल मकसद क्या होता है? जो हमारा कंज्यूमर होता है उसको संतुष्ट करके लाभ अर्जित करना होता है विपणन का अर्थ। अब आता है विक्रय। यह भी एक प्रक्रिया है जिसमें छोटे पैमाने पर किया जाता है। इसमें विक्रय की मात्रा बढ़ाने हेतु किया जाता है। इसका काम क्या होता है? जो विक्रय होता है वह सिर्फ हमारी वस्तुओं की विक्रय की मात्रा को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो वह विक्रय हो गया। लेकिन विपणन क्या होता है? उपभोक्ता को संतुष्ट करके लाभ अर्जित करना विपणन कहलाता है और बड़े पैमाने पर होता है। अब आता है दोनों का दायरा। तो जो विपणन होता है इसमें कई प्रकार के घटक शामिल होते हैं जैसे कि विक्रय करना, प्रचार करना, ग्राहक आवश्यकताएं और संतुष्टि। ये सब हमारे किसके अंतर्गत आती हैं? मतलब विपणन के अंतर्गत आती हैं। क्या क्या होता है इसमें? विक्रय, प्रचार, ग्राहक आवश्यकताएं और उनकी संतुष्टि किसके अंतर्गत आती है? विपणन के अंतर्गत आती है। इसलिए इसका स्तर क्या होता है? ऊंचा होता है और दायरा बहुत बड़ा होता है। अब आता है हमारा विक्रय। इसका उद्देश्य केवल उत्पादों को बेचना मात्र होता है, मतलब हमें सिर्फ अपना उत्पाद बेचना है, इसलिए इसका दायरा छोटा होता है। शुरुआत तो जो हमारी विपणन प्रक्रिया होती है इसमें उत्पादन से पहले से शुरू हो जाती है प्रक्रिया और विक्रय तक और उसके बाद तक चलती है, तो ये हो गया विपणन। और जो हमारा विक्रय होता है उसमें क्या होता है? उत्पादन से शुरू होती है और विक्रय की प्रक्रिया तक खत्म हो जाती है। मूल घटक क्या है? तो हमारा जो विपणन है इसका मूल घटक होता है ग्राहक के अनुसार सेवा प्रदान करना, मतलब जो ग्राहक को चाहिए हम वैसी सेवाएं दे रहे हैं। विक्रय का मतलब क्या होता है? ग्राहक को सेवा अनुसार ढालना, जो हमारी सेवा मिल रही है ग्राहक को वैसे ढालना पड़ेगा, ये क्या है? विक्रय है। रणनीति क्या होती है? तो विपणन में कई प्रकार की रणनीतियाँ शामिल होती हैं जैसे एकीकृत विपणन करना, प्रतियोगिता का विश्लेषण करना, समीक्षा करना, विपणन को की मिश्रित रणनीतियों को इस्तेमाल करना। ये सब हमारी क्या होती हैं? रणनीतियों के अंतर्गत आता है। विक्रय में क्या होता है? इसमें प्रचार प्रसार जैसी रणनीतियाँ शामिल की जाती हैं, तो ये विक्रय होता है। तो चलिए हम फिर से देखते हैं। देखो जो विपणन था यह क्या करता है? उत्पाद का संचार, वस्तु
वितरित, आदान प्रदान, समाज और ग्राहक को समझते हुए क्रय विक्रय करना विपणन कहलाता है। हमारे सामान को सिर्फ बेचना है तो ये क्या होता है, विक्रय होता है। उद्देश्य क्या होता है, तो जो हमारा विपणन होता है बड़े पैमाने पर होता है। इसका उद्देश्य होता है कि हमारे उपभोक्ता को संतुष्ट किया जाए, कंज्यूमर को संतुष्ट किया जाए, विपणन का कार्य होता है। लेकिन जो हमारा विक्रय होता है वह छोटे पैमाने पर होता है और अपना हमारे सामान को सिर्फ बेचना है, यह विक्रय का काम होता है। दायरा कैसा होता है, तो विपणन बहुत बड़े दायरे में होता है, क्योंकि यह क्या करता है, विक्रय करता है, प्रचार करता है, ग्राहकों की आवश्यकताएं समझता है, उनको संतुष्ट करता है और ऊंचा नीचा दायरा सब करता है। तो इसका दायरा क्या है, बहुत बड़ा है। और जो हमारा विक्रय होता है यह सिर्फ अपने उत्पाद को बेचता है, इसलिए इसका दायरा क्या है, छोटा सा है। शुरुआत कैसे होती है, जो हमारा विपणन होता है तो जब से हमने सामान खरीदा, उत्पादन हुआ, उत्पादन होने से पहले मतलब कच्चा माल खरीदा, उससे हमारा विपणन स्टार्ट हो जाता है और विक्रय करने के बाद तक चलता है। मतलब एक बहुत विस्तृत प्रक्रिया है। लेकिन जो हमारा विक्रय होता है वह जब हमने उत्पादन, हमारा सामान जैसे ही बना और हमने बेचा और ख़त्म। मूल घटक क्या है, तो हमारे विपणन का मूल घटक होता है ग्राहकों को अच्छी सेवा देना। और जो हमारा विक्रय होता है उसका उद्देश्य होता है कि जो हमारे पास सामान है ग्राहक उससे संतुष्ट रहें। रणनीति क्या होती है, तो जो हमारे विपणन के लिए रणनीति होती है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। एकीकृत विपणन होता है, प्रतियोगिता का विश्लेषण करना होता है, समीक्षा करना होता है और विपणन की मिश्रित रणनीति का इस्तेमाल करना होता है। किसके अंतर्गत, विपणन के अंतर्गत। और विक्रय में क्या होता है, विक्रय प्रक्रिया में प्रचार प्रसार जैसी रणनीतियाँ शामिल की जाती हैं। अब आता है विपणन प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषा। व्यवसाय द्वारा जो उत्पाद के विक्रय की कार्यवाहियां की जाती हैं उनको नियंत्रित करने की प्रक्रिया विपणन प्रबंधन कहा जाता है। मतलब जो भी हमारे विक्रय की कार्यवाहियां होती हैं उनको नियंत्रित करना क्या कहलाता है, विपणन प्रबंधन कहलाता है। इस कार्यवाही में कई प्रकार की विपणन गतिविधियां और लोग शामिल होते हैं, जैसे कि प्रबंधक, ठेकेदार, विपणन प्रबंधक और पेशेवर। ये सब हमारे किसके अंतर्गत होते हैं, विपणन प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल होते हैं। व्यवसाय में यदि सेवाओं और माल का आदान प्रदान धन के लिए ना हो तो ऐसी गतिविधियों का कोई लाभ नहीं होता। अतः विपणन प्रक्रिया व्यवसाय के लिए राजस्व उत्पन्न करने का कार्य करती है। विपणन प्रक्रिया क्या करती है, हमारे व्यवसाय के लिए राजस्व उत्पन्न करने का कार्य करती है। कोई भी कंपनी अपने उत्पाद को बाजार में लाए बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रख सकती। विपणन प्रबंधन में सभी तत्व शामिल होते हैं जो विपणन को प्रबंधित करने में सहायक होते हैं, ताकि ग्राहक की ज़रूरत को आंका जा सके और उनके अनुसार ही माल का विक्रय किया जा सके। ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, विपणन के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं हमारे फिलिप कोटलर के अनुसार। एक प्रसिद्ध अमेरिकी विपणन लेखक हैं। इन्होंने कहा था कि सलाहकार और प्रोफेसर होते हैं। जो हमारे विपणन लेखक हैं वह क्या होते हैं, सलाहकार और प्रोफेसर हैं। कौन, फिलिप कोटलर। इन्होंने मार्केटिंग में 55 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। यही कारण है कि इन्हें द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग कहा जाता है। तो मॉडर्न मार्केटिंग किसे कहा जाता है, फिलिप कोटलर को कहा जाता है। फिलिप कोटलर के मतानुसार संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाए गए कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन और नियंत्रण ही विपणन प्रबंधन कहलाता है। तो हमारा विपणन प्रबंधन क्या है, तो फिलिप कोटलर को क्या कहा जाता है, मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि जो हमारा संगठन है उसके उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए जो कार्यक्रम का विश्लेषण किया जाता है, नियोजन किया जाता है, क्रियान्वयन किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है, वो क्या होता है, विपणन प्रबंधन होता है। इसके अलावा इन्होंने मार्केटिंग मैनेजमेंट को भी परिभाषित किया था। विपणन प्रबंधन बेहतर ग्राहक मूल्य बनाने, विस्तृत करने, संचार करने के माध्यम से लक्षित बाजारों को चुनने और ग्राहकों को प्राप्त कराने, रखने एवं विकसित करने की कला विज्ञान कहलाती है। तो हमारा विपणन प्रबंधन क्या होता है, बेहतर ग्राहक मूल्य बनाने, उनको विस्तृत करने, संचार करने के माध्यम से लक्षित बाजारों को चुनने और ग्राहकों को प्राप्त रखने, करने और विकसित करने की कला क्या कहलाती है, विपणन प्रबंधन कहलाती है। किसने कहा था, फिलिप कोटलर के अनुसार कहा गया था। अब आते हैं हमारे विपणन मिश्रण क्या होता है। 4 प्रकार से उन तत्वों से मिलाकर हम विपणन मिश्रण बना सकते हैं जिसमें विपणन प्रक्रिया संचालित होती है। इन 4 तत्वों में को क्या कहा जाता है, 4Ps कहा जाता है। तो हमारे जो विपणन प्रक्रिया होती है, मार्केटिंग मिक्स होते हैं, इनको इसमें 4 प्रकार के तत्व होते हैं जिनको मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, विपणन मिश्रण कह सकते हैं। पहला आता है उत्पाद, मतलब कोई भी प्रोडक्ट, उसका मूल्य, स्थान और प्रमोशन। कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो पहला होता है प्रोडक्ट, प्लेस,
प्राइस और प्रमोशन। पहले पी का आशय होता है प्रोडक्ट, मतलब हमारा उत्पाद। फिर उसका क्या होगा, दूसरे पी से उसकी प्राइस निश्चित होगी, तो मूल्य। तीसरे पी से क्या होगा, हम कहाँ पे बेच रहे हैं, तो स्थान या प्लेस। और चौथे पी से क्या होगा, उसका प्रमोशन या फिर प्रचार कैसे किया गया है। पहला आता है उत्पाद। उत्पाद का आशय उन सभी वस्तुएं सेवाएं से होता है जिन्हें बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत किया गया है। ये उत्पाद शारीरिक मानसिक दोनों तरह से उपभोक्ता को प्रभावित करते हैं, शारीरिक मानसिक दोनों तरीके से उपभोक्ता को प्रभावित करते हैं। इसलिए इन दोनों तत्वों को ध्यान में रखकर उत्पाद का विपणन होना चाहिए। मतलब किसी भी व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक दोनों को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए इन मानदंडों को देखकर ही उत्पादन किया जाना चाहिए। इसका वर्गीकरण भी किया गया है भैया हमारे विपणन वर्गीकरण चार्ट। आधार क्या होते हैं, 3 होते हैं। पहला समय, किस समय पर बेच रहे हैं, किस स्थान पर बेच रहे हैं, और प्रतिस्पर्धित कौन कौन है। तो पहले हम देखेंगे स्थान। स्थानीय है, मतलब हम जहाँ पे बेच रहे हैं क्षेत्रीय है, वहाँ पर राष्ट्र में बेच रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय में बेच रहे हैं। दूसरा क्या होता है समय, मतलब अति सूक्ष्म अवधि है इसकी, लघु अवधि है, अधिक अवधि है या फिर अत्यधिक अवधि है, समय इसका कितना है। फिर आते हैं प्रतिस्पर्धित, तो पूर्ण प्रतियोगिता है और अपूर्ण प्रतियोगिता है। यदि पूर्ण प्रतियोगिता को भी हमने 4 उसमें बांटा है। पहले आती है एकाधिकार एक विक्रेता, मतलब एक ही है। फिर एकाधिकार 2 विक्रेता। फिर आती है ओलियोपोली, मतलब कुछ विक्रेता हैं इसमें। फिर आता है एकाधिकार प्रतियोगिता, मतलब कई प्रतियोगिता हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत आते हैं। तो पहली प्रतियोगिता मतलब एक ही विक्रेता है। फिर 2 विक्रेता आ गए। फिर आते हैं क्या, ओलियोपोली, मतलब कुछ विक्रेता हैं। फिर आता है एकाधिकार प्रतियोगिता, जिसमें कई प्रतियोगिता आ जाती हैं। हम क्या पढ़ रहे थे, उत्पाद पढ़ रहे थे, है ना। उत्पाद क्या होता है, जो हमारे कस्टमर होते हैं उनके शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करते हैं, इसलिए इनको ध्यान में रखकर ही हमें क्या करना चाहिए, विपणन प्रबंधन करना चाहिए। इनमें वे गुण भी शामिल होने चाहिए जो कि मूर्त और अमूर्त रूप से उपभोक्ता को प्रभावित करके खरीदने की लालसा उत्पन्न करा सकते हैं। इनमें 3 तरह के लाभ ग्राहक लेता है। तो इनमें कैसे लेता है, 3 प्रकार के लाभ लेता है ग्राहक। पहले कार्यात्मक लाभ, मनोवैज्ञानिक लाभ और सामाजिक कार्य लाभ। पहले आते हैं कार्यात्मक लाभ। ये वे लाभ होते हैं जो कि उपभोक्ता उत्पाद और सेवाओं के विशिष्ट प्रदर्शन से उठाना चाहता है। जो हमारा उपभोक्ता होता है उत्पाद और सेवाओं की विस्तृत प्रदर्शन उठाना चाहता है, उसे क्या कहा जाता है, कार्यात्मक लाभ। मनोवैज्ञानिक लाभ, इसमें संतुष्टि, विश्वास, आराम और तनाव कम करना आदि इसमें शामिल किए जाते हैं, किसमें, मनोवैज्ञानिक लाभ में। फिर आता है तीसरा सामाजिक लाभ। इसमें सामाजिक वर्ग की स्थिति और एक विशिष्ट समूह के जीवन स्तर को बढ़ाना शामिल होता है। मतलब क्या होता है, एक सामाजिक वर्ग स्थिति विशेष समूह को जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए शामिल होते हैं सामाजिक लाभ। विपणन फ्लो क्या होता है, बाजार अनुसंधान। उससे हम क्या करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे और प्रचार करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, अभियान चलाएंगे ब्रांडिंग करने के लिए। तो एक तो हो सकता है प्रमोशन करें, और दूसरा क्या होगा, हमारा विज्ञापन दें। हम प्रमोशन भी कर सकते हैं और विज्ञापन भी दे सकते हैं। फिर सहबंध कार्यक्रम चला सकते हैं। फिर हमारा क्या होगा, विपणन देना होगा। फिर विवरण, मतलब विवरण हो जाएगा। पहले उन्होंने विवरण दे दिया, फिर विवरण हो जाएगा। अब आते हैं हमारे उत्पाद मिश्रण। उत्पाद मिश्रण पहला कौन सा था हमारा, पहला था हमारा उत्पाद, जिसमें हमने पढ़ लिया क्या, विपणन मिश्रण, है ना। अब आते हैं उत्पाद के अंतर्गत आता है उत्पाद का मिश्रण, प्रोडक्ट मिक्स। इनमें निम्न कुछ तत्व शामिल किए जाते हैं, जैसे उत्पाद की श्रेणी और प्रकार निश्चित किया जाता है। जो हमारा उत्पाद है उसका हम क्या करते हैं, श्रेणी निश्चित करते हैं कि वह किस श्रेणी का है, और उसका प्रकार निश्चित करते हैं कि इस प्रकार से वह बेचा जाएगा। उत्पाद को विशेष नाम देना, मतलब ऐसे तो हम दे नहीं सकते, तो उसका क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रांड का नाम देना पड़ेगा। फिर आता है उत्पाद को पैकेट में तैयार करना पड़ेगा, तो हम खुले में नहीं बेच सकते, उसकी एक अलग से पैकेजिंग की जाएगी जिससे कि लोग उससे प्रभावित हों। पैकेट पर एक लेबलिंग देनी पड़ेगी, मतलब उसमें क्या क्या है, कैसे इस्तेमाल करना, ये सब लेबलिंग की जाएगी। एक इसमें मुख्यतः 4 तत्व शामिल होते हैं। पहला क्या होता है, उत्पाद की श्रेणी और प्रकार निश्चित करना, उसको नाम देना, उसके पैकेट तैयार करना, फिर उस पर लेबलिंग करना। पहला आता है हमारा ब्रांड और ब्रांडिंग। अनेक तरह के उत्पादों का उत्पादन एवं विक्रय बाजार में होता रहा है, जैसे कि तेल, साबुन, लेखन सामग्री इत्यादि, जो विभिन्न प्रतिस्पर्धी कंपनियों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। इस कारणवश इनके और अपने उत्पाद में अंतर करना जटिल हो जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए जो वितरणकर्ता होता है वह अपने उत्पाद को एक विशिष्ट नाम या चिन्ह दे देता है, जो क्या कहलाती है, ब्रांड कहलाता है। और इससे
ही उसकी पहचान की जा सकती है और उस नाम व चिन्ह के आधार पर उसका प्रचार या फिर ब्रांडिंग, जो प्रसार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, ब्रांडिंग कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कृति ऑयल है, नटराज पेंसिल है और डव साबुन है, ये क्या होती है, उनके नाम है और उनकी ब्रांडिंग है, ब्रांड है, तो उससे उसकी ब्रांडिंग की जा रही है, मतलब प्रचार किया जा रहा है तो ब्रांडिंग हो गई। उत्पाद को विशेष नाम देना, उत्पाद जिस नाम से पहचाना जाता है उसे ब्रांड का नाम कहा जाता है। यह एक प्रकार का मौखिक पक्ष होता है। उदाहरण के लिए कृति ऑयल, नटराज पेंसिल, डव साबुन इत्यादि। अब आते हैं एक अच्छे ब्रांड की विशेषता क्या होती है। ब्रांड का नाम सूक्ष्म होना चाहिए ताकि उसका उच्चारण करना आसान हो और याद रखना भी आसान हो। उदाहरण के लिए एप्पल, सोनी, किसान, हल्दीराम, पुष्प ब्रांड। ये ब्रांड का नाम से उत्पाद के लाभ और गुणवत्ता की पहचान होनी चाहिए। ब्रांड का नाम भिन्नता और आकर्षक होना चाहिए, जैसे कि दावते बासमती, डाबर बासमती, नवाब बासमती इत्यादि। ब्रांड का नाम नकल करना मुश्किल होना चाहिए, मतलब कोई नकल ना कर सके। इसमें कानूनी सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए, भविष्य में इससे और उत्पाद जुड़े जा सके, जैसे कि लाइफबॉय, नेस्ले, ये इत्यादि। अब आते हैं उत्पाद को पैकेट में तैयार करना। उत्पाद को सुरक्षित रूप से उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए पैकेजिंग प्रक्रिया की जाती है। यह उत्पाद को क्षति से बचाने की कला होती है। इसको भी 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला क्या होता है, पैकेज। पैकेज का अभिप्राय उस आवरण या पात्र से होता है जिसमें उत्पाद को रखा जाता है। यह 2 प्रकार का हो सकता है, प्रथम और द्वितीयक। प्रथम में क्या होता है, उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाने व इस्तेमाल करने से पूर्व तक होता है, जैसे कि नमकीन, मिठाइयाँ, बिस्किट इत्यादि। ये क्या होता है, प्राथमिक होते हैं, मतलब उपभोक्ता तक पहुंचाने और इस्तेमाल करने से पूर्व तक होता है। दूसरा क्या होता है, वे उत्पाद जिनका उपयोग सामग्री तक किया जाता है, मतलब समाप्ति तक ही कहा जाता है, मतलब जैसे हमें पूरा उत्पाद बिक गया उसके बाद तक उसका प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, द्वितीयक पैकेट कहा जाता है, जैसे कि तेल, पाउडर, दंतमंजन इत्यादि। पैकिंग एक साथ किसी बड़े पात्र में उत्पादों की मात्रा को रखने और बांधने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पैकिंग कहा जाता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान जगह उत्पाद को पहुंचाने के लिए सहायता करता है। इससे इसका वितरण क्या हो जाता है, सुगम हो जाता है, मतलब पैक कर दिया हमने, वो पैकेज हो गया, मतलब हमने अपने प्रोडक्ट पैक कर दिया तो पैक हो गया। अब बहुत सारे पैकेट हो गए हमारे पास, उसको हम क्या करेंगे, एक साथ मिला के रख देंगे तो वो क्या हो जाएगी, पैकिंग हो जाएगी। फिर आती है पैकेजिंग। इसका कार्य क्या होता है, केवल उत्पाद को क्षति से बचाना नहीं बल्कि उसे आकर्षक करना और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना भी होता है। इसमें ब्रांड, नाम, चिन्ह, उत्पाद से संबंधित जानकारी शामिल होती है। किसमें, पैकेजिंग से, मतलब हमने जो उसमें लेबल लगाई है हमारे प्रोडक्ट पर, पैक पर, वो क्या होती है, पैकेजिंग होती है। इसकी विशेषता क्या होती हैं, भंडार, वितरण एवं परिवहन के अंतराल में उत्पाद को क्षति से बचाता है और शुद्धता को बनाए रखता है। उत्पाद के आवरण को रचनात्मकता से तैयार करना, स्वयं की एक विशिष्ट पहचान बनाना ताकि उसकी एक विशेष छवि बन सके, जैसे कि मैगी का पीला रंग। उपभोक्ता को पैकिंग या पैकेजिंग से उत्पाद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए वे जो सूचनाएं महत्वपूर्ण होती हैं उन्हें पैकेजिंग पर लिखा जाता है, जैसे कि उसके उत्पाद की तिथि, अंतिम तिथि, वजन आदि। पैकेट पर लेबल लगाना। लेबलिंग का अभिप्राय उन जानकारी संलग्न की जाती हैं जिसमें पैकेजिंग के समय संलग्न की जाती हैं। इसमें निर्माता का नाम, स्थान, कीमत, सामग्री, लाल हरा चिन्ह, चेतावनी आदि सम्मिलित की जाती हैं। इसके आधार पर ही उत्पाद को कानूनी मान्यता प्राप्त होती है ताकि अन्य कोई उस नाम, उस चिन्ह का प्रयोग ना कर सके। उसे क्या कहा जाता है, लेबलिंग कहा जाता है। लेबल के प्रकार क्या होते हैं, पहला होता है हमारा ब्रांड का लेबल, ग्रेड लेवल और सूचनात्मक लेवल, इंफॉर्मेटिव लेवल और वर्णात्मक लेवल, मतलब डिस्क्रिप्शन लेवल। पहले क्या होता है, ब्रांड का लेवल होता है, ग्रेड लेवल होता है, सूचनात्मक लेवल होता है, फिर वर्णात्मक लेवल होता है। हम P2 मतलब प्राइस, पहले हमने क्या पढ़ लिया है, प्रोडक्ट पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे P2। यह सेवा एवं उत्पादों के बदले वसूला जाने वाला शुल्क होता है जिसे चुकाकर उपभोक्ता सेवा और उत्पाद का लाभ ले सकता है। एवं उत्पाद की कीमत ही उसकी मांग निश्चित करती है, मतलब जितनी कीमत होगी वैसे ही उसकी मांग होगी। यह मांग निश्चित करता है उसकी कीमत, इसलिए इसे ध्यान में रखकर ही निर्धारित करना चाहिए। इसके मुख्यतः 4 चरण होते हैं।
या फिर कैसे चयन करना चाहिए। पहली होती है मूल्य कीमत, फिर होती है उसकी छूट, भत्ता और उधारी शर्तों में भुगतान। क्या क्या होते हैं? मूल्य की कीमत, छूट, भत्ता और उधारी शर्तों में भुगतान। उत्पाद प्रक्रिया की लागत, लक्षित ग्राहक के समूह की क्रय शक्ति, बाजार प्रतिस्पर्धा का स्तर और मुनाफे के अंत को ध्यान में रखते हुए कीमत का चुनाव करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? लागत, लक्षित ग्राहक के समूह की क्रय शक्ति, बाजार प्रतिस्पर्धा का स्तर, मुनाफे के अंतर को ध्यान में रखते हुए कीमत का चुनाव करना चाहिए। मूल निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में बांटा जाता है। पहले आते हैं आंतरिक कारण और दूसरे आते हैं क्या? बाह्य कारण। आंतरिक कारण के अंतर्गत क्या होता है? इसमें उत्पाद की लागत, तो उत्पाद की कीमत निर्धारित करने से पहले लागत का पता लगाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। मतलब हम जब भी कोई भी कीमत निर्धारित करते हैं तो पहले हम पता कर लें कि हमने कितना खर्च किया, तो लागत का पता लगाना अत्यंत आवश्यक होता है। उत्पाद निर्माण लागत, वितरण लागत, विक्रय लागत, कर, लाभ सीमा निकालने के बाद ही मूल्य का निर्धारण किया जाता है। मतलब इतने सारे पैरामीटर देख लो, फिर उसके बाद ही उसका क्या करना चाहिए? मूल्य निर्धारण करना चाहिए। अब आती है गुणवत्ता एवं सेवा। उत्पाद की शुद्धता का स्तर ही उसकी कीमत निर्धारित करता है। मतलब जितना अच्छा उत्पाद होगा उतनी ज़्यादा हम कीमत रख सकते हैं। जैसे कि हम चावल और दाल के लिए। प्रचार प्रसार एवं वितरण की रणनीतियों की लागत। कई प्रकार के व्यय इन गतिविधियों को करने में होते हैं, जिस कारण से उत्पाद की कीमत सामान्य बाजार मूल्यों से अधिक हो जाती है। तब निर्माता प्रायः ऐसी रणनीतियों का उपयोग करता है जिससे कि उत्पाद को अन्य की अपेक्षा विशेष दिखाया जा सकता है। मूल्यों को कई बार इन नीतियों का असर पड़ता है। तो हमारे जो उत्पाद होते हैं, हमने कितना प्रचार प्रसार किया है, जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार पर खर्च किया होगा वैसे ही हमारे उत्पादन की जो उत्पाद होगी उसकी कीमत होगी। अब आते हैं हमारे बाह्य कारक। पहली होती है मांग। बाजार में यदि उत्पाद की मांग में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है तो उसकी कीमत में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि देखी जाएगी। उदाहरण के लिए मैगी मसाले की कीमत पहले 2 रुपये थी, लेकिन आज उसकी वृद्धि हो गई, 5 रुपये हो गई, तो हमने क्या खरीद लिए? ज़्यादा बढ़ गए। तो मांग ज़्यादा होगी तो उसकी कीमत भी बढ़ गई। प्रतियोगिता। यदि किन्हीं उत्पाद की प्रतिभागी अधिक हो जाते हैं तो भी उन उत्पादों का मूल्य भी समय अनुसार कम या अधिक हो सकता है। मतलब उसके उत्पाद में क्या हो गई? प्रतियोगिता ज़्यादा बढ़ गई, तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन यदि प्रतिभागी कम है तो उत्पाद की कीमत क्या हो जाएगी? हमेशा अधिक ही रहती है। सरकारी नीति और कानून। सरकार द्वारा लागू किए गए नियम और नियंत्रण को पूरा करने के लिए व्यय को, मतलब जो व्यवसाय होता है उसको कुछ खर्च करना पड़ता है, जैसे कि लाइसेंस लेना। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे उत्पाद भी होते हैं जिनकी कीमत का निर्धारण स्वयं सरकार करती है, जैसे कि पेट्रोल, शक्कर आदि। तो इससे भी उसकी कीमतें कम या ज़्यादा हो सकती हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट P3, जिसका मतलब होता है स्थान या फिर प्लेस। ऐसी गतिविधियां इसमें शामिल होती हैं जो ग्राहकों को स्वामित्व हस्तांतरण करने और उत्पाद को सही स्थान पर सही समय पर उपलब्ध कराने का कार्य करती हैं। मतलब हमें कोई सामान चाहिए लेकिन हमें सही स्थान पर सही समय पर नहीं मिला तो मतलब ही क्या है उस प्रोडक्ट का? तो क्या है, इसमें क्या होता है, हमारे किसी भी उपभोक्ता से, मतलब उपभोक्ता को समय पर सही स्थान पर चीज़ें उपलब्ध कराना किसके अंतर्गत आते हैं? प्लेस के अंतर्गत आती हैं। इसमें भौतिक वितरण प्रणाली और वितरण प्रणाली या फिर स्थान मिश्रण के नाम से जाना जाता है। इसे क्या क्या कहा जाता है? तो भौतिक वितरण प्रणाली कहा जाता है, वितरण प्रणाली कहा जाता है और स्थान मिश्रण प्रणाली कहा जाता है। भौतिक वितरण प्रणाली। भौतिक वितरण प्रणाली में मूलतः निम्न 4 घटक आते हैं। क्या क्या आते हैं? मुख्यतः 4 घटक होते हैं। पहला होता है भंडारण। क्या होता है पहला? भौतिक में भंडारण करना। उत्पाद के भंडार हेतु एक सुरक्षित भंडारण स्थान की आवश्यकता होती है, अतः इसे चुनते समय कुछ निम्न बिंदुओं पर ध्यान अवश्य केंद्रित करना चाहिए। जैसे कि भंडारण स्थान ऐसा होना चाहिए जो उपभोक्ता को न्यूनतम लागत और समय पर उत्पाद को उपलब्ध करा दे। मतलब ऐसी जगह पर भंडारण करके रखो जहाँ से हमें जल्दी मिल जाए। वितरण किए जाने वाले बाजारों की संख्या पर, भंडारण एवं परिवहन किए जाने वाले उत्पाद की मात्रा पर, यह हमें ध्यान में रखकर ही भंडारण करना चाहिए। अब आते हैं वस्तु का नियंत्रण। संचित माल की देखरेख तथा निम्न बिंदुओं से की जाती है। जो हमारा संचित माल है हमने भंडारण करके तो रख लिया, लेकिन उसको देखना ही पड़ेगा, तो देखने के लिए भी हमें कुछ बिंदु करने पड़ते हैं। जैसे कि
कैसा माल भंडारण किया गया है, मतलब जल्दी खराब हो जाएगा, बहुत दिन तक खराब नहीं होगा, तो ये भी देखना कि कैसा माल का भंडारण किया गया है। कितना माल भंडारण किया गया है, ऐसा नहीं मैंने बहुत सारा भर के रख लिया और वो सब खराब होने लगा हमारे गोदाम में ही, तो वह भी देखना। भंडार वस्तु सूची बनाते हुए अप्रचलित माल को भंडार से हटाना, मतलब जो अप्रचलित माल है उसको हमें क्या करना है, भंडारण से हटाना है सूची बनाते समय ही। अब आता है हमारा आदेश प्रसंस्करण। ग्राहक से प्राप्त की गई आदेश सूची से भौतिक वितरण का निर्धारण होता है। इसमें माल का आदेश देना, एकत्रित करना और पैक करना, फिर उस माल को परिवहन द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य शामिल किया जाता है। संभावित त्रुटियों से बचने के लिए ही इसे अपनाया गया है। इसमें क्या होता है, पहले हम अपने माल का आदेश देते हैं, एकत्रित करते हैं, फिर पैक करते हैं, फिर उसे माल का परिवहन करते हैं, फिर उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। इसके अंतर्गत आता है आदेश प्रसंस्करण के अंतर्गत आता है। फिर आता है हमारा ट्रांसपोर्ट या फिर परिवहन। उपभोक्ता को उत्पाद पहुंचाना विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। इसमें क्या होता है, परिवहन एक प्रमुख अंग होता है। परिवहन का आशय उन गतिविधियों से होता है जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। इनमें कुछ माध्यम शामिल होते हैं जैसे कि रेल, सड़क और वायुयान। अब आते हैं हमारी वितरण प्रक्रिया के प्रकार क्या क्या होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष प्रणाली होती है और दूसरी होती है हमारी अप्रत्यक्ष प्रणाली, किसकी, वितरण की। प्रत्यक्ष प्रणाली में क्या होता है, इसमें मध्यस्थता से सूची लागत बढ़ जाती है। जो हमारे मध्यस्थ होते हैं इनसे हमारी जो लागत होती है वह बढ़ जाती है। इसलिए अब ना केवल छोटे विक्रेता प्रत्यक्ष प्रणाली को महत्व दे रहे हैं बल्कि बड़े व्यवसाय में भी अब इसकी प्राथमिकता समय समय पर बढ़ती जा रही है ताकि ये वितरण लागत में कमी कर सकें। और प्रत्यक्ष प्रणाली से यह निम्न विधियां, 5 प्रकार की विधियां होती हैं, मतलब हम यदि प्रत्यक्ष लाभ देते हैं, वितरण करते हैं, तो ये इसमें कितनी 5 विधियां आती हैं। अब आते हैं हमारा अप्रत्यक्ष। इसमें क्या होता है, इस प्रणाली में कंपनी किसी तीसरे व्यक्ति को उत्पाद के विक्रय करती है, वितरण के लिए चयन करती है, जिससे बिचौलिया या मध्यस्थ कहा जाता है। मध्यस्थ बिचौलिया को निम्न 3 स्तरों से विभाजित किया जाता है। हमारा जो बिचौलिया होता है वह भी 3 स्तर में विभाजित होता है। पहला होता है प्रथम स्तर का बिचौलिया, जो कि क्या होता है, निर्माता होता है, खर्ची विक्रेता होता है और उपभोक्ता भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, हमारे प्रथम स्तर में क्या होता है, पहले हमने जो निर्माता है वो किस, निर्माता वह एक खर्ची विक्रेता को देगा सामान और वह किसको देगा, उपभोक्ता को देगा। मतलब यह पहला है जिसमें 3 ही लोग शामिल हैं। दूसरे स्तर में क्या होता है, निर्माता है वह अपना सामान थोक विक्रेता को देगा, फिर वह जाएगा खर्ची विक्रेता के पास, फिर वह कहाँ जाएगा, उपभोक्ता के पास। तो ये इसमें 4 लोग, मतलब पूरी श्रेणी बन गई। इसके बाद तृतीयक आता है, तृतीयक स्तर का ये और बड़ा हो जाएगा। पहले आता है निर्माणकर्ता, फिर आता है उसका प्रतिनिधि, फिर थोक विक्रेता, फिर आता है खर्ची विक्रेता, उसके बाद आता है उपभोक्ता। इस तरीके से हमारा माल बेचा जाता है। तो ये क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके हो गए। कितने हैं, 3 हैं। पहले में क्या होता है, निर्माता ने सीधे खर्ची विक्रेता को दिया और उपभोक्ता को मिल गया। दूसरे में क्या आता है, निर्माता ने थोक विक्रेता को दिया, थोक विक्रेता खर्ची विक्रेता को देगा, फिर वह किसको देगा, उपभोक्ता को देगा। फिर तीसरे स्थान में क्या होता है, निर्माता है वह प्रतिनिधि को देगा, प्रतिनिधि थोक विक्रेता को देगा, थोक विक्रेता खर्ची विक्रेता को देगा और खर्ची विक्रेता किसको दे देता है, उपभोक्ता को देता है। अब आती हैं हमारी वितरण प्रणाली की विधियां क्या क्या होती हैं। जो हमारी वितरण प्रत्यक्ष वितरण होती है, इसको 5 भागों में बांटा गया था प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली को। पहली आती है प्रत्यक्ष बिक्री कर दी हमने। दूसरा आता है मेल के माध्यम से ऑर्डर लेना, मतलब हमने मेल के माध्यम से ले लिया। और विक्रय प्रतिनिधि के माध्यम से भी हम कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं और वेंडिंग मशीन के द्वारा भी हम कर सकते हैं। प्रत्यक्ष वितरण हम कैसे कर सकते हैं, 3 तरीके से वितरण कर सकते हैं। प्रत्यक्ष बिक्री कर दी, मेल से ऑर्डर ले लिए, विक्रय प्रतिनिधि से बिकवा दिए, इंटरनेट के माध्यम से बिका दिए और वेंडिंग मशीन से बेच दिए। अब आते हैं हमारा चौथा और लास्ट, जिसका मतलब होता है प्रवर्तन, प्रमोशन। सेवाओं और उत्पादों की विक्रय को बढ़ाने के लिए, जो हमारे उत्पाद होते हैं, सेवाएं होती हैं, उनके विक्रय को बढ़ाने के लिए एवं लोगों के बीच उत्पाद के प्रति रुचि पैदा करने के लिए कुछ गतिविधियों को अपनाया जाता है, जो कि निम्न प्रकार हैं। पहला क्या होता है, हमारे विक्रय का प्रवर्तन, उनका विज्ञापन, फिर व्यक्तिगत विक्रय, फिर उसका प्रचार प्रसार। क्या किया जाता है, इसमें विक्रय का प्रवर्तन होता है, विज्ञापन होता है, उसका व्यक्तिगत विक्रय किया जाता है और प्रचार प्रसार किया जाता है।
प्रवर्तन के कुछ मिश्रण भी दिए गए हैं। पहले हम प्रवर्तन के उद्देश्य पढ़ लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं प्रवर्तन के उद्देश्य। उत्पाद की सामान्य जानकारी संबंधी व्यक्तित्व और समूह तक पहुंचाना होता है। जो हमारा उत्पाद होता है उसकी सामान्य जानकारी संबंधित व्यक्ति और समूह तक पहुंचाना क्या कहलाता है? प्रवर्तन कहलाता है। संभावित खरीदारों को खरीदारी हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। हमारे खरीदार हैं उनको क्या खरीदारी हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। किसमें? प्रवर्तन में। प्रवर्तन में दो होते हैं मुख्यतः। इसके उद्देश्य क्या है? पहला, संबंधित व्यक्ति तक समूह तक जानकारी पहुंचाना। दूसरा क्या होता है? खरीदारी तक खरीदारों को प्रोत्साहित करना। ये हमारे वितरण के अंतर्गत आते हैं। अब आता है हमारे वितरण प्रणाली के मूल तत्व क्या क्या होते हैं। पहला होता है विक्रय प्रवर्तन, मतलब सेल्स प्रमोशन। यह प्रक्रिया उन गतिविधियों को संदर्भित करती है जो कि उपभोक्ता को खरीदारी करते हुए प्रयत्नशील बनाती है। क्या करते हैं? हमारे उपभोक्ता को खरीदारी हेतु प्रयत्नशील बनाते हैं या फिर प्रभावशील बनाते हैं। विक्रय प्रवर्तन में उत्पाद के मुफ्त नमूने, मतलब फ्री सैंपल गुड्स बांटना, आकर्षक छूट देना, पुरस्कार प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना, ये सब शामिल होता है विक्रय प्रवर्तन के अंतर्गत। अब आते हैं हमारे एडवर्ड के कथानुसार, बिक्री प्रवर्तन उपभोक्ता को किसी विशेष वस्तु की अधिक से अधिक खरीदी हेतु प्रोत्साहित करता है। मतलब कोई भी हमारी एक विशेष वस्तु है, कस्टमर को अधिक से अधिक खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या? हमारा बिक्री प्रवर्तन। किसके अनुसार? एडवर्ड के अनुसार। फिर आते हैं, मतलब उसकी ज़्यादा एड दे दो जिससे कि हमारा उपभोक्ता ज़्यादा सामान खरीदने लगे, तो क्या होता है? उस खरीदने के लिए उसको प्रोत्साहित करता है। फिर आते हैं एक अमेरिकी मार्केटिंग जो एसोसिएशन है उसके अनुसार, बिक्री प्रवर्तन एक विशिष्ट अर्थ में उन बिक्री गतिविधियों को संदर्भित करता है जो व्यक्तिगत बिक्री एवं विज्ञापन दोनों के पूरक होते हैं। क्या होते हैं? हमारे व्यक्तिगत बिक्री और विज्ञापन दोनों के पूरक होते हैं। क्या होते हैं? बिक्री प्रवर्तन। इसमें समन्वय करते हैं और उन्हें प्रभावी बनाने में मदद करते हैं। क्या करते हैं? उनमें समन्वय करते हैं और उन्हें प्रभावी करने में मदद करते हैं। कौन? बिक्री प्रवर्तन। जी देखिए, हमारे प्रवर्तन के मिश्रण क्या क्या होते हैं। तो हमारा जो प्रवर्तन होता है उसके मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है विक्रय प्रचार करना, उसका विज्ञापन करना, उसका प्रचार प्रसार करना हमारे उत्पाद का, और व्यक्तिगत विक्रय करना। ये सब हमारे किसके हैं? प्रवर्तन मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। और ये सब किसको जाएंगे? उपभोक्ता को ही जाएंगे। फिर आता है विज्ञापन। हमने क्या पढ़ लिया अभी? तो विक्रय प्रवर्तन पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है हमारा क्या? विज्ञापन। निर्माता, थोक विक्रेता तथा जो खेरची विक्रेता के द्वारा उपभोक्ता तक किसी उत्पाद की जानकारी पहुंचाना, उत्पाद के प्रति उन्हें शिक्षित करना, आकर्षित करने का माध्यम विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन एक प्रकार का संचार माध्यम होता है। ये क्या होता है? एक प्रकार का संचार माध्यम होता है जिसमें उत्पाद से संबंधित जानकारी, तकनीकी एवं विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। इसमें क्या होता है? उत्पाद से संबंधित जानकारी, तकनीकी और विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। किसके अंतर्गत? विज्ञापन के अंतर्गत। विज्ञापन भी होता है कितने प्रकार के? अलग अलग माध्यम होते हैं विज्ञापन के। पहला होता है हम प्रेस के माध्यम से विज्ञापन कर सकते हैं, भित्ति विज्ञापन कर सकते हैं, ई विज्ञापन कर सकते हैं और अन्य प्रकार के विज्ञापन भी कर सकते हैं। मतलब हम 4 प्रकार से विज्ञापन करते हैं। प्रेस विज्ञापन में क्या होता है? समाचार पत्र और पत्रिकाएं छपवा देते हैं प्रेस से। फिर आता है भित्ति विज्ञापन में क्या होता है? पोस्टर, बोर्ड, तकनीकी प्रदर्शन और नियॉन साइन बोर्ड लगा सकते हैं हम वित्तीय विज्ञापन में। फिर आता है ई विज्ञापन में क्या कर सकते हैं? मूल्य की सूची बनाते हैं, परिपत्र बनाते हैं और पुस्तिकाएं बनाते हैं। ये हमारी ई विज्ञापन के अंतर्गत आता है। अन्य विज्ञापन में क्या आता है? मेला या प्रदर्शनी लगा सकते हैं, प्रतियोगिताएं आयोजित करा सकते हैं, रेडियो टीवी में इसका प्रकाशन कर सकते हैं, सिनेमा में दिखा सकते हैं, मुफ्त में नमूने का वितरण कर सकते हैं, या फिर ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी हम करते हैं। किसमें? विज्ञापन के लिए। अब आते हैं हमारे विज्ञापन से संबंधित कुछ मत। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार विज्ञापन का तात्पर्य गैर व्यक्तिगत प्रस्तुति एवं विचारों से, व्यक्तियों से और सेवाओं के प्रचार के किसी भी भुगतान किए गए रूप से होता है, जो कि क्या होता है? प्रयोजक की पहचान होती है। ये क्या है? हमारा अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का अनुसार विज्ञापन क्या होता है? गैर व्यक्तिगत प्रस्तुति, विचार, वस्तुएं
सेवाओं के प्रचार में किसी भी भुगतान किए के रूप में, मतलब भुगतान किए गए के रूप में जो प्रयोजक होता है उसकी पहचान होती है। फिर आते हैं विलियम जे स्टैटन के मतानुसार विज्ञापन से प्रायः वे सभी गतिविधियां शामिल होती हैं जो एक समूह के सामने गैर व्यक्तिगत, मौखिक और सामान्य रूप से किसी उत्पाद, सेवा, विचार के बारे में खुले तौर पर प्रायोजित प्रस्तुत करते हैं। क्या करता है यह? खुले रूप से, मौखिक, गैर व्यक्तिक, सामान्य रूप से किसी उत्पाद, सेवा, विचार के बारे में खुले तौर पर प्रायोजक प्रस्तुत करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? विज्ञापन कहा जाता है। यह संदेश क्या होता है जिसे विज्ञापन कहा जाता है? जेमिनेटेड है एवं एक या एक से अधिक मीडिया के माध्यम से संदर्भित प्रायोजक द्वारा इसका भुगतान किया जाता है। मतलब जो हमारा मीडिया होता है, एक से अधिक माध्यम से इसको हम कुछ भुगतान भी करते हैं। किसने कहा था? विलियम जे स्टैनिंग के अनुसार कहा गया था। अब आते हैं हमारे प्रोफेसर अल्बर्ट फे के अनुसार विज्ञापन उसी उत्पाद, ब्रांड, सेवा, प्रशिक्षण, विचार या दृष्टिकोण के बारे में है जो लोगों को जागरूक करने, उसके प्रति अनुकूल झुकाव के उद्देश्य से दृश्य एवं मौखिक संदेशों की प्रस्तुति और पेड मीडिया के माध्यम से उनका प्रसार करता है। उपरोक्त परिभाषा के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि विज्ञापन का उद्देश्य बिक्री करना होता है। यह वर्तमान और भविष्य के ग्राहकों को व्यावसायिक जानकारी संप्रेषित करने का महत्वपूर्ण साधन होता है। किसके अनुसार है ये? अल्बर्ट फ्रे के अनुसार। जो हमारा लोगों को जागरूक करना, मतलब उस बात के प्रति झुकाव महसूस कराना, दृश्य, मौखिक रूप से संकेत प्रस्तुत करना, पेड मीडिया के माध्यम से इसका प्रसार करना, क्या कहलाता है? विज्ञापन कहलाता है। अब आते हैं हमारे उत्पाद जीवन चक्र, जो हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है। मानव का जीवन अनिश्चितताओं से भरा पड़ा है। ठीक उसी प्रकार बाजार भी अनिश्चितताओं का भंडार होता है। बाजार में प्रस्तुत वस्तुओं की मांग और पूर्ति एक निश्चित समय अवधि में विशेष रूप से प्रयोग होती है। मतलब एक समय के लिए बहुत ज़्यादा मांग होगी और बहुत ज़्यादा पूर्ति होती है। क्या होता है? एक निश्चित समय अवधि में विशेष रूप से प्रयोग होती है तथा वस्तु की इस समय अवधि को उस वस्तु का जीवन चक्र कहा जाता है। मतलब जो ये पूरी वस्तु की समय अवधि है, मतलब उसकी मांग और उसको पहुंचाना, ये सब हमारे क्या है? पूरी समय अवधि को क्या कहा जाता है? उस वस्तु का जीवन चक्र कहा जाता है। फिलिप कोटलर के अनुसार वस्तु का जीवन चक्र इस बात को स्वीकार करने का प्रयास है कि वस्तुओं के विक्रय इतिहास में विभिन्न स्तर होते हैं। तो ये किसने कहा था? फिलिप कोटलर ने कहा था कि जो हमारे वस्तु का जीवन चक्र होता है वह इस बात को स्वीकार करने का प्रयास होता है कि वस्तुओं के विक्रय इतिहास के विभिन्न स्तर होते हैं। किसी वस्तु का विक्रय इतिहास जानने के लिए उसे निम्न 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जीवन चक्र हम कैसे याद कर सकते हैं? पहला होता है हमारा उत्पाद जीवन चक्र की अवस्था, ये होता है हमारा विक्रय का परिमाण, और ये क्या होती है? हमारा बाजार। पहले बाजार का परिचय होता है जो कि बिल्कुल धीरे धीरे से बढ़ता है ना। फिर बाजार में वृद्धि होती है, वो एकदम पीक्स पे जाता है। मतलब कोई नया प्रोडक्ट आया, वो हमारा बहुत लोगों ने खरीद लिया, बढ़ गया। फिर आते हैं बाजार की परिपक्वता, मतलब वो धीरे धीरे से फिर नीचे आएगा। एक बार तो खरीद लिया, अब दूसरी बार खरीदने के टाइम है। फिर बाजार का पतन, फिर कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल यूजफुल नहीं है तो वो सीधा नीचे आ गया। ये क्या होते हैं? हमारा पहले बाजार का परिचय, तो हमारा नीचे से धीरे धीरे ग्राफ उठ रहा है। फिर बाजार में वृद्धि हुई, पूरा उठ गया। फिर परिपक्व हुआ तो थोड़ा कम हुआ, और फिर बाजार का पतन हो गया तो पूरा नीचे आ गया। बाजार का परिचय, बाजार परिचय किसी वस्तु के जीवन चक्र की प्रथम अवस्था होती है। इसमें वस्तु के सभी वास्तविक एवं संभावित क्रेता के समूह को सम्मिलित किया जाता है। इस चरण में वस्तु को घरेलू बाजार में प्रस्तुत किया जाता है और वस्तु के संबंध में ग्राहकों को जानकारी प्रदान की जाती है। किसके अंतर्गत? बाजार परिचय के अंतर्गत। अब आता है हमारा बाजार वृद्धि। उपभोक्ता को वस्तु की जानकारी हो जाने के बाद वस्तु की बिक्री एवं वस्तु के मूल्य इत्यादि में वृद्धि देखी जा सकती है। इस अवस्था में वस्तु के संबंध में उपभोक्ता द्वारा एक मान्यता निर्धारित कर दी जाती है जिसके आधार पर वस्तु की बिक्री एवं उसका बाजार मूल्य निर्धारित होता है। मतलब दूसरी अवस्था में क्या होता है? बाजार में वृद्धि हो जाती है। मतलब उपभोक्ता है वह वस्तु के बारे में जानकारी लेगा, उसको खरीदेगा, और उसके द्वारा क्या होती है? मतलब जो इस अवस्था में क्या होती है? वस्तु के संबंध में उपभोक्ता द्वारा एक मान्यता निर्धारित की जाती है जो कि उस वस्तु की अब मूल्य निर्धारण करेगा।
तीसरा आता है क्या, बाजार परिपक्वता। यह किसी वस्तु के जीवन चक्र का महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें मूल्य निर्णयन सर्वाधिक कठिन होता है। इसका मूल्य निर्धारण क्या होता है, बहुत कठिन होता है। इस अवस्था में वस्तु की बिक्री में वृद्धि को लगातार होती रहती है, मतलब जहाँ वस्तु है उसकी बिक्री में क्या होती रहती है, वृद्धि लगातार होती रहती है, बिक्री होती रहती है, परंतु इसकी दर में भी कमी देखी जा सकती है। मतलब पहली बार तो बिक गया प्रोडक्ट, लेकिन उसमें कमी भी देखी जा सकती है। इसका मुख्य कारण होता है बाजार में अनेक प्रतिस्पर्धियों का प्रवेश हो जाना। मतलब इसमें क्या होता है, धीरे से कम भी हो सकती है हमारी बिक्री, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता है, यह प्रतिस्पर्धी हैं मार्केट में, इसलिए। फिर आता है बाजार का पतन। बाजार पतन वस्तु की उपभोक्ता पहुंच और बाजार में उसकी साख में गिरावट के रूप में देखी जाती है। इस अवस्था में वस्तु अपने मूल्य के साथ साख में गिरावट होती है, जिसका मुख्य कारण बाजार में नई वस्तुओं का आ जाने से होता है। मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारक। किसी वस्तु के उत्पादन के पश्चात उसका महत्वपूर्ण कार्य उस वस्तु का मूल्य निर्धारण करना होता है, जो प्रबंधक के लिए एक जटिल कार्य होता है। इस कार्य को करते समय प्रबंधक को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसी भी वस्तु के मूल्य निर्धारण के समय निम्न तत्वों और उसके मूल्य को प्रभावित कर सकने वाले कारक इस प्रकार होते हैं। पहला होता है व्यवसाय का उद्देश्य। किसी भी वस्तु की कीमत को निर्धारित करते समय इस बात का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि उस वस्तु का निर्माण जहां पर किया गया है उस संगठन के मूल उद्देश्य क्या हैं। यदि संगठन गैर लाभकारी संगठन है तो वह कीमत कैसी होगी, न्यून स्तर पर रखेगा। यदि वह गैर लाभकारी संगठन है तो कैसा होगा, मतलब ज़्यादा लाभ नहीं कमाना, तो उसकी कीमत भी कितना रखेगा, वह न्यूनतम स्तर पर रखेगा। नेक्स्ट आता है उत्पाद विविक्तीकरण। बाजार में वस्तु की बिक्री उसकी कीमत से ही प्रभावित होती है, मतलब हमारी वस्तु की जितनी बिक्री है उसकी कीमत से ही यह प्रभावित होती है। अतः प्रबंधक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वस्तु विशेष का वर्गीकरण उसकी कीमत निर्धारित करता है। तो हमारे किसी वस्तु विशेष का जो वर्गीकरण है उससे उसकी कीमत निर्धारित होती है। वर्गीकरण के अंतर्गत वस्तु की गुणवत्ता, इसमें वर्गीकरण के अंतर्गत वस्तु की गुणवत्ता, रंग, मांग, प्रकृति, आकार, रूप, वैकल्पिक प्रयोग का ध्यान में रखना आवश्यक होता है। इसके सारे विकल्पों का क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, किसमें, उत्पाद विविक्तीकरण में। फिर आता है वितरण नीति। वस्तु की कीमत निर्धारण में वितरण नीति अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि वस्तु कारखाने से लेकर उपभोक्ता तक किन माध्यमों से एवं उन तक पहुंचने में किन लागत की आवश्यकता होगी तथा इस वितरण प्रणाली इस स्तर की है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उस वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाता है। अगला आता है हमारी कीमत की लोच। कीमत लोच से तात्पर्य होता है कि कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग में परिवर्तन को अपनाने से होता है। वस्तु की कीमत निर्धारण के समय कीमत लोच पर विशेष ध्यान आकर्षित किया जाता है। किसी वस्तु की कीमत लोच को ज्ञात करने हेतु निम्नलिखित गणितीय सूत्र का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी कीमत लोच है हम उसको कैसे पता कर सकते हैं, तो मतलब जो प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू होता है Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q2 प्लस Q1 इज इक्वल टू P2 माइनस P1 डिवाइड बाय P2 प्लस P1 के द्वारा हम किसके द्वारा, प्राइस इलास्टिसिटी को ज्ञात कर सकते हैं। मतलब हम उसकी Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q2 प्लस Q1 इज इक्वल टू P2 माइनस P1 डिवाइड बाय P2 प्लस P1। P1 क्या होता है, पूर्व निर्धारित कीमत होती है, और P2 क्या होता है, हमारी परिवर्तित कीमत होती है। Q क्या होता है, तो हमारी Q1 होती है पूर्व मांग, और Q2 क्या होती है, हमारी परिवर्तित मांग। मतलब इसमें हम पता चल जाएगा कि हमारी मांग कितनी है, पहले मांग क्या थी, तो इस समय उसकी इलास्टिसिटी पता चल जाएगी, किसकी, उसकी प्राइस की। अब आते हैं ऑनलाइन विपणन एवं ई कॉमर्स। इससे पहले हम देख लेते हैं, ऊपर एक चार्ट बना था, ये है ई कॉमर्स के प्रकार क्या क्या होते हैं। ई कॉमर्स में पहला होता है बिजनेस टू बिजनेस। दो या दो से अधिक उद्यमों के मध्य जो व्यापार होता है उसे क्या कहा जाता है, बिजनेस टू बिजनेस कहा जाता है। फिर आता है बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब
कोई कंपनी उपभोक्ता के माध्यम व्यापार हो रहा है, सीधा कंपनी ने किसको दे दिया, उपभोक्ता को दे दिया, तो बिजनेस टू कंज्यूमर। फिर आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, उस कंज्यूमर ने दूसरे कंज्यूमर को दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक उपभोक्ता के मध्य जो व्यापार होता है उसे कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहा जाता है। फिर आता है कंज्यूमर टू बिजनेस, इसमें क्या होता है, B2 मतलब B2C के विपरीत होता है। जैसे कि B2C में क्या होता है, जो हमारा बिजनेसमैन था या फिर बिजनेस था वह कंज्यूमर को दे रहा था। इसमें क्या हो रहा है, कंज्यूमर है, कोई भी सेवा है वह किसको दे रहा है, बिजनेस को दे रहा है। इसमें किसी व्यवसाय को मूल्य प्रदान कर रहा है, मतलब कोई ग्राहक होता है वह सेवा देता है और जो हमारा व्यवसाय है, कंपनी है, वो उसको मूल्य देती है, जिसमें क्या होती है, लॉगर वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आता है गवर्नमेंट टू बिजनेस, इसमें क्या होती है, ई गवर्नमेंट व्यवसाय को सरकारी पोर्टल द्वारा सूचना एवं सेवाएं प्रदान करना होता है, जैसे कि कर जमा करना, ये क्या होती है, गवर्नमेंट टू बिजनेस होती है। मतलब गवर्नमेंट को ऐसे पोर्टल बना देते हैं जिससे कि वो अपनी सेवाएं किसको दे सकते हैं, बिजनेसमैन को दे सकते हैं। फिर आता है गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, इसमें क्या होता है, वह गवर्नमेंट है, वह कंज्यूमर को सेवाएं दे रही है। इसमें सरकारी सेवाओं को इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है, जैसे कि अपने MP ऑनलाइन, ई सेवा केंद्र, ये सब हमारे क्या होते हैं, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर होते हैं। देखो हम फिर से देख लेते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, दो बिजनेसमैनों के बीच में आदान प्रदान हो रहा है, व्यवसाय हो रहा है। बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस से या कंपनी से उपभोक्ता तक जा रहा है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, उपभोक्ता ने किसी और उपभोक्ता को बेच दिया, उपभोक्ता ने अब कंपनी के लिए बेच दिया, तो कंज्यूमर टू बिजनेस हो जाएगा। गवर्नमेंट कोई योजना बिजनेस के लिए दे रही है तो गवर्नमेंट टू बिजनेस हो जाएगा। अब वही कोई और सेवा है, गवर्नमेंट किसको दे रही है, कंज्यूमर को दे रही है, तो गवर्नमेंट टू कंज्यूमर हो जाएगा। अब आते हैं हमारे ऑनलाइन विपणन एवं ई-कॉमर्स। ऑनलाइन विपणन की एक महत्वपूर्ण तकनीकी है। आज के युग में अधिकांश संस्थाएं ऑनलाइन विपणन का इस्तेमाल कर रही हैं। ऑनलाइन विपणन सामान्य विपणन से अधिक प्रभावशाली होती है। उद्यम का अतिरिक्त सरकार भी अपनी नीतियों के प्रचार के लिए ऑनलाइन ही विपणन का प्रयोग कर रही है। अब आती है लॉगिन का शब्द क्या होता है। इंटरनेट द्वारा सीधे संचार संपर्क होना क्या होता है, इंटरनेट होता है। भारत में ई-कॉमर्स के जन्मदाता के वैथीश्वरन हैं, क्या है कि वैथीश्वरन को कहा जाता है ई-कॉमर्स के जन्मदाता। इसी कारण यह तीव्रता से सर्वाधिक लोगों तक उपलब्ध होता है। मतलब किसके द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, ई-कॉमर्स के द्वारा यह बहुत ज़्यादा विपणन होता है। तो भारत में ई-कॉमर्स के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, तो के वैथीश्वरन को माना जाता है। ई-कॉमर्स के लाभ क्या क्या होते हैं, तो व्यवसाय के लिए लाभ क्या है, तो उत्पाद सूची और भंडार व्यवस्था में लाभ होता है, लागत में कमी आती है, उत्पाद और सेवा की कीमतों की जो तुलना होती है वह करने में सहायक होती है। मतलब हम दो कीमतों को, दो सेवाओं को तुलना कर सकते हैं। उपभोक्ता और बाजार की मांगों के प्रति तीव्रता से प्रतिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, उपभोक्ता होता है, बाजार होता है, वह मांग जल्दी जल्दी बढ़ जाती है, उसकी तीव्रता देखी जाती है। भुगतान करने हेतु कई स्रोतों का निर्माण किया जाता है। इसमें आप भुगतान भी कर सकते हो, आप घर पे मंगा के सामान भी आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो या फिर ऑनलाइन पे भी कर सकते हो। अब आते हैं व्यवसाय के लिए क्या है, तो कीमत में कमी होती है, आसान एवं सुरक्षित होता है, समय बच जाता है, विस्तृत उत्पाद विविधता होती है और अधिसूचित निर्णय होता है। व्यवसाय के लिए क्या होता है, तो यह स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सार्वजनिक सेवाओं को सार्वजनिक रूप से जन जन तक पहुंचाने में सहायक होता है। कई नीतियां और योजनाओं की जानकारी को तीव्रता से उपलब्ध कराता है और करों को एकत्रित भी करता है। समाज के लिए यह रोजगार दर बढ़ाता है, मनोरंजन प्रदान करता है, ई शिक्षा देता है और अधिकतम जानकारी प्राप्त कराता है। नेक्स्ट आता है हमारा ई विपणन। ई विपणन एवं ग्रीन मार्केटिंग की अवधारणा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से अभिप्रेरित होती है। जो हमारी ई मार्केटिंग है वह क्या है, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से प्रेरित होती है। इसके अंतर्गत व्यक्तियों और सेवाओं का इस प्रकार से विपणन किया जाता है जिससे कि पर्यावरण को हानि ना पहुँचे, अतः प्राकृतिक पर्यावरण पर न्यूनतम दुष्प्रभाव पड़े। तो दूसरी ओर ग्राहक की पसंद, कीमत में लोच और गुणवत्ता इत्यादि आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। अर्थात ग्रीन मार्केटिंग में इन तौर तरीकों को अपनाया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं तथा ग्राहक सेवा एवं वस्तु गुणवत्ता में बिना किसी कमी किए बिना विपणन करवाते हैं और विपणन करते हैं। हरित विपणन
को नव उत्पादवाद या फिर उपभोक्ता अधिकार एवं आधुनिक पर्यावरण के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। इसके कार्य क्षेत्र में न्यूनीकरण, पुनः उपयोग एवं अवशिष्ट पुनर्चक्रण को भी शामिल किया गया है। इसमें क्या होता है, इस कार्य क्षेत्र में न्यूनीकरण, पुनर्उपयोग, अपशिष्ट पुनर्चक्रण को भी शामिल किया गया है। भारत सरकार द्वारा हरित विपणन हेतु निम्न प्रकार के प्रयास किए गए हैं। किसके लिए? हरित विपणन के लिए निम्न प्रयास किए गए हैं। पहला, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के माध्यम से जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 के अंतर्गत खतरनाक नियम 1999 के अंतर्गत प्रदूषण उत्पन्न करने वाली संस्थानों को पर्यावरण संबंधी अपना दस्तावेज पेश कर उनकी मंजूरी लेना आवश्यक होगा। मतलब जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है कब आया था? 1986 में आया था। इसके माध्यम से एक जल प्रदूषण नियंत्रण भी आया, जिसकी रोकथाम करने के लिए कब आया था? 1974 को आया। वायु प्रदूषण करने के लिए 1981 में आया, और खतरनाक जो नियम था वो 99 में आया। और इसमें यदि कोई प्रदूषण उत्पन्न करता है कोई भी संस्थान, तो उसको पर्यावरण संबंधी दस्तावेज पेश करने होंगे और मंजूरी लेना आवश्यक हो जाएगा। इको मार्क योजना, इसको 1991 में स्टार्ट किया गया था। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को लेबल करना अनिवार्य हो गया था। जो इको मार्क योजना है 1991 के माध्यम से जो हमारे पर्यावरण अनुकूल उत्पाद हैं उनको उपभोक्ता को लेबल करना अनिवार्य हो जाएगा। मतलब उपभोक्ता को बताओ कि ये पर्यावरण के अनुकूल है। बैटरी प्रबंधन एवं निर्वहन अधिनियम 2001 में आया। इसके माध्यम से जो हमारी पुरानी बैटरी हैं उसको वापसी का अनिवार्य कर दिया गया था। जो हमारी पुरानी बैटरी है, बेचारे ग्राहक क्या करेगा, हमारे पास ही बहुत सारी रखी रहती है, हम क्या करेंगे उसका? तो हम क्या करते हैं, जो हम बैटरी चेंज कराते हैं तो हम उसको ही वापस कर देते हैं और वो कुछ हमारे पैसे काट लेते हैं या फिर कम कर देते हैं। तो बैटरी को वापस लेना अनिवार्य किसके अंतर्गत किया गया है? तो बैटरी प्रबंधन एवं निर्वाह अधिनियम 2001। अब आते हैं ई कॉमर्स की तकनीकें क्या क्या होती हैं। हम ई कॉमर्स से क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र से, ईमेल से और इलेक्ट्रॉनिक बुलेट बोर्ड से भी हम क्या कर सकते हैं? ई कॉमर्स कर सकते हैं। इसके साथ हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। तो अब आते हैं इससे रिलेटेड प्रश्नोत्तर। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन क्या है, कौन सा कथन सत्य है? तो जो पहला है, विपणन एक मानवीय क्रिया है, ये सत्य है। हमारी विपणन क्या है? मानवीय क्रिया होती है। निम्नलिखित में कौन सा प्रवर्तन मिश्र का तत्व नहीं है? जो हमारा प्रवर्तन मिश्र है उसका कौन सा एक भाग नहीं होता? तो हमारे प्रवर्तन मिश्र में वितरण होता है, मूल्य होता है और उत्पाद होता है, लेकिन निर्माता नहीं होता। निर्माता हम क्यों बुलाएंगे? उत्पाद होगा, मूल्य होगा और उसका वितरण होगा। वितरण उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को खोजने एवं उनको वस्तुओं एवं सेवाओं से परिवर्तित करने की प्रक्रिया होती है। किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा है हैंसन के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है? हैंसन के द्वारा कहा गया है कि विपणन उपभोक्ता की आवश्यकताओं को खोजना और वस्तुओं और सेवाओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया होती है। किसके द्वारा कहा गया है? हैंसन के द्वारा कहा गया है। निम्नलिखित में से किस क्रिया को प्रभाव में लाकर व्यवसाय अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर सकता है और उपभोक्ता को संतुष्ट कर सकता है? तो वह क्या कर सकता है? अपनी वस्तुओं को विपणन करके, मतलब क्या करके? विक्रय और विभाजन करके कोई भी व्यवसाय अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर सकता है और जो उपभोक्ता है उनको संतुष्ट कर सकता है। किसके द्वारा? तो विक्रय और विभाजन करने के द्वारा। विपणन से या विपणन में किया गया खर्च क्या होता है? जो विपणन में किया जाने वाला खर्च होता है वह होता है ग्राहक पर भार। किस पर लगाया जाता है? जितना भी विपणन पर खर्च होगा वह कस्टमर को चुकाना होता है। कोई कंपनी द्वारा अनुमानित खुदरा विक्रेता के माध्यम से अपने उत्पाद विक्रय करती है। तो कंपनी के कार्य को पहचाने। तो कोई भी कंपनी है वह अनुमानित जो खुदरा विक्रेता होते हैं उसके माध्यम से अपने उत्पाद को विक्रय करती है। तो यह कंपनी किस प्रकार का कार्य कर रही है? तो ये कंपनी कर रही है पदोन्नति। क्या कर रही है? पदोन्नति कर रही है। पानी की बोतल में 100 पैकेट वाले पात्र का उदाहरण क्या होगा? तो हमारी एक पानी की बोतल है, उसकी 100 पैकेट वाला है, तो उसमें कोई क्या कहा जाएगा? उसको पैकेजिंग कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? पैकेजिंग कहा जाएगा। बाजार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बाजार का शब्द होता है एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर आच्छादित हो, मतलब एक भौगोलिक क्षेत्र आच्छादित, वो क्या होता है? हमारे बाजार शब्द का अर्थ होता है एक क्षेत्र होता है जिसको क्या कहा जाता है? बाजार कहा जाता है।
विपणन का अर्थ क्या होता है? विपणन मतलब हमारी जो वस्तुएं हैं उनको बेचना। तो वह क्रिया जो ग्राहक मूल्य और संतुष्टि पर गौर करती है उसे क्या कहा जाता है? विपणन कहा जाता है। वह क्रिया जो ग्राहक मूल्य और संतुष्टि पर गौर करती है उसे विपणन कहा जाता है। डैश का मुख्य कार्य कानून द्वारा जारी जानकारी देना होता है। तो कानून के द्वारा जो बनाई गई जानकारी है उसको देना क्या कहलाती है? हमारी लेबलिंग के अंतर्गत आती है। एक अच्छे ब्रांड की विशेषता क्या होती है? तो कोई भी अच्छा ब्रांड है तो उसकी विशेषता क्या होगी? वह जिसे सरकार के द्वारा संरक्षण और मान्यता प्राप्त हो उसे अच्छा ब्रांड कहा जाता है। पैकेजिंग में निम्नलिखित में कौन सी जानकारी देनी आवश्यक होती है? तो जो पैकेजिंग होती है उसमें किस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए? तो निर्माता का नाम और पता, सामग्री, उत्पादन की तिथि और समापन की तिथि, ये सभी होने चाहिए, उपरोक्त सभी। 1 जनवरी 2023 को लागू किए गए पैकेजिंग के नियम क्या थे? तो जो 1 जनवरी 2023 को लागू किए गए पैकेजिंग के नियम दूध के पैकेट पर पूर्ण जानकारी देना था और सीमेंट बैग के जो पैकेट होते हैं उन पर पूर्ण जानकारी देना था, उपयुक्त दोनों। तो सीमेंट के बैग पर पूरी जानकारी दो और दूध के पैकेट में पूरी जानकारी देना। कब से लागू हो गया है? 1 जनवरी 2023 से इसको लागू कर दिया गया था। वितरण लागत को कम करने हेतु जो वितरण की निम्न कौन सी प्रणाली विपणनकर्ता अपनाता है? तो जो विपणन करना है उसकी लागत को कम करने के लिए विपणन की कौन सी प्रणाली विपणनकर्ता के द्वारा अपनाई जाती है? तो ये होती है हमारी प्रत्यक्ष। कौन सी प्रणाली अपनाता है? तो प्रत्यक्ष प्रणाली को अपनाता है। लेबलिंग के प्रकार क्या क्या होते हैं? तो जो हमारा लेबलिंग होता है उसमें क्या किया जाता है? तो सूचनात्मक लेबल होता है। क्या होता है? सूचनात्मक लेबल होता है, उसमें सूचना लिखी होती हैं। विपणन उपभोक्ता की आवश्यकताओं को खोजने एवं उनको वस्तुएं सेवा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया होती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो कोई भी विपणन है वह उपभोक्ता की सेवाओं को खोजता है, उनको वस्तुओं और सेवाओं में परिवर्तित करके कर देता है। उस क्रिया को क्या कहा जाता है? विपणन कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था हैंसन के द्वारा। किसके द्वारा? हैंसन के द्वारा यह कहा गया है। ग्राहक को सेवा के अनुसार ढालना क्या कहलाता है? तो जो ग्राहक है उसको सेवा के अनुसार ढालना ये होता है हमारा विक्रय। इसमें कोई रिसर्च नहीं की जाती, इसी तरह अपना सामान के अकॉर्डिंग उनको ढलना पड़ता है ग्राहक को, वो क्या होता है? विक्रय होता है। विपणन एक मानवीय क्रिया है जो कि विनिमय प्रक्रिया के द्वारा आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि की जाती है। किसने कहा था? जो विपणन है वह क्या है? एक मानवीय क्रिया है जिसको विनिमय प्रक्रिया के द्वारा आवश्यकता और इच्छा की संतुष्टि के लिए किया जाता है। यह कहा था हमारे फिलिप कोटलर के द्वारा। किसने कहा था? फिलिप कोटलर के द्वारा यह कहा गया था। विपणन कार्यों का वर्गीकरण निम्न कितने भागों में किया गया है? जो विपणन का कार्य होता है उसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। विपणन में सुविधा हेतु निम्नलिखित में कौन सी क्रिया की जाती है? जो हमारे विपणन की सुविधा है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें की जाती हैं? तो इसका मानकीकरण किया जाता है, मतलब मानक डिसाइड किए जाते हैं और उनकी ग्रेडिंग की जाती है। तो विपणन में सबसे सुविधा हेतु कौन सा कार्य किया जाता है? मानकीकरण करना और ग्रेडिंग करना। विपणन वर्गीकरण के मुख्य आधार क्या होते हैं? जो हमारा विपणन है वर्गीकरण के मुख्य आधार क्या होते हैं? इसमें पहले हम क्या करते हैं? स्थान, समय और प्रतिस्पर्धा। क्या है? स्थान, समय और प्रतिस्पर्धा का मूल आधार होता है किसी भी विपणन के लिए। भौतिक वितरण के प्रकार कितने होते हैं? जो हमारे भौतिक वितरण होता है उसके प्रकार होते हैं 2। कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। विपणन प्रक्रिया की विशेषता क्या होती है? जो हमारा विपणन होता है उस प्रक्रिया की विशेषता है कि यह एक विनिमय तंत्र का विकास करता है, उत्पाद के लिए बाजार तैयार करता है, उपभोक्ताओं की जरूरत और इच्छाओं को संतुष्ट करता है। उपयुक्त सभी काम कौन करता है? विपणन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। भंडार में माल का नियंत्रण निम्न किसके अंतर्गत किया जाता है? जो हमारा भंडार है उसमें जो माल का नियंत्रण है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है आदेश प्रसंस्करण के द्वारा। आदेश प्रसंस्करण के द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष प्रणाली का दूसरा स्तर या द्वितीय स्तर क्या होता है? जो हमारी प्रत्यक्ष प्रणाली होती है, मतलब जिसमें हम सामने से सामान बेचते हैं, इसमें 3 स्तर थे। तो द्वितीय स्तर क्या होता है? तो जो हमारा पहला निर्माता होगा वह थोक विक्रेता को देगा, थोक विक्रेता खीरची विक्रेता को देता है, फिर क्या होता है? हमारे उपभोक्ता तक कोई भी सामग्री जाती है। कैसे? निर्माता, थोक विक्रेता, खीरची विक्रेता और उपभोक्ता।
विपणन फर्म ग्राहक के साथ डैश संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है। जो हमारा विपणन फर्म है वह ग्राहक के साथ किस संबंधों को ध्यान केंद्रित करता है, तो ये करता है हमारे दीर्घकालीन संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है। ब्रांड क्या होता है, तो ब्रांड कंपनी का क्या होता है, प्रतीक होता है, नाम होता है, चिन्ह होता है, उपयुक्त सभी होता है ब्रांड। न्यूज़लेटर्स, कैटलॉग, असंगठन प्रायोजित कार्यक्रम डैश की विपणन मिश्रण गतिविधियों में सबसे अधिक निकटता से जुड़े होते हैं। जो हमारे न्यूज़लेटर हो गए, कैटलॉग हो गए, असंगठन प्रायोजित कार्यक्रम हो गए, डैश की विपणन मिश्रण गतिविधि के साथ अधिक निकटता से जुड़े होते हैं। तो ये कौन जुड़ा होता है, तो ये जुड़े होते हैं प्रवर्तन। किसके साथ जुड़े होते हैं, कैटलॉग, न्यूज़ और असंगठन प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं, उनसे जो प्रवर्तन होता है वह जुड़ा होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक अमूर्त संपत्ति होती है, तो कौन एक अमूर्त है, तो जो हमारी सेवाएं होती हैं वह अमूर्त होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विपणन किया जाए, तो निम्नलिखित में किसका विपणन किया जाए, तो किसका विपणन किया जाना है और किसका किया जाना चाहिए, तो भारतीय स्टेट बैंक के लोगों का खाता खोलने हेतु विपणन मतलब उनको प्रेरित करना, ये भी विपणन के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा लोगों को राज्य का दौरा कराने के लिए राजी करना, ये भी विपणन के अंतर्गत आता है। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा लोगों का रक्तदान कराने के लिए प्रेरित करना, ये भी विपणन के अंतर्गत आते हैं। भारत में ई कॉमर्स का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो भारत में ई कॉमर्स के जन्मदाता हैं के वेंकटेश्वरन। भारत में ई कॉमर्स क्षेत्र की प्रथम कंपनी कौन सी थी, तो भारत में जो ई कॉमर्स के द्वारा बनाई गई पहली कंपनी थी उसका नाम था इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट। विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी का नाम है अमेज़न। प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो प्रोजेक्ट जीरो है, इसकी शुरुआत की गई है अमेज़न के द्वारा वायु प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए। सारस कनेक्शन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, जो हमारा सारस कनेक्शन है वह लॉन्च किया गया था ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। अमेज़न द्वारा स्थानीय दुकानदारों की जोड़ने हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, तो अमेज़न से स्थानीय दुकानदारों को जोड़ने की प्रक्रिया को जो शुरू की गई थी उसके अंतर्गत आता है क्या, लोग स्थानीय दुकान, क्या नाम था उसका, स्थानीय दुकान। पहल समर्थ का संबंध किससे है, जो हमारे पहल समर्थ है उसका संबंध है किससे, कारीगरों और बुनकरों को ई कॉमर्स से जोड़ने के लिए। पहल समर्थ का मतलब का संबंध किससे है, कारीगर और बुनकरों को ई कॉमर्स से जोड़ने के लिए। RTGS का पूरा नाम क्या है, तो RTGS का पूरा नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। UPI की प्रणाली का विकास किसके द्वारा किया गया था, जो UPI प्रणाली है इसकी शुरुआत की गई थी हमारे NPCI के द्वारा। किसके द्वारा, NPCI के द्वारा। इको मार्क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो हमारा इको मार्क है यह पर्यावरण अनुकूल उत्पादों में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उत्पाद चक्र की कितनी विधाएं होती हैं, जो हमारा उत्पाद चक्र होता है इसकी मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। उत्पाद जीवन चक्र को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, तो उत्पाद चक्र को प्रभावित करने वाले घटक हैं प्रतियोगिता, बाजार स्वीकृति, विपणन नीतियाँ, उपयुक्त सभी ये सब हमारे क्या होते हैं, उत्पाद बाजार को प्रभावित करती हैं। निम्नलिखित में से वस्तुओं की बिक्री मिंथर गति से कम होने लगती है, तो कौन सी गति है, किस में वस्तु की जो बिक्री होती है वह गति कम होने लगती है, तो ये होती है बाजार पतन के अंतर्गत। मूल्य लोच में Q2 का अर्थ क्या होता है, तो मूल्य लोच में Q2 का अर्थ होता है परिवर्तन मांग। हरित विपणन मिश्रण का अर्थ क्या होता है, तो हरित विपणन मिश्रण का अर्थ होता है कि ये क्या करती हैं, जो पर्यावरण की दृष्टि से उत्तम होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हरित विपणन मिश्रण कहा जाता है।